इस बार आप लोगों के जो सिलेबस आया है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें आप लोगों के कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें से एक चेंजेस है ये भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम पहले आईपीसी बोलते थे। ठीक है, ये बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023 हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी है कि भाई इसका कहीं सिलेबस नहीं हमें मिल रहा, इसका हमें कुछ नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो कैसे क्या इंपॉर्टेंट हम याद करें। देखो आप लोगों के पास आई नो दैट कि यूनिक होगा या फिर कोई और गैस पेपर होगा, उसी में से मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा जो इसमें से आ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप लोग सिलेबस से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस से भी बता दूंगा कि सिलेबस से आप लोगों को क्या इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, हालांकि अगर आप लोगों ने अभी तक बीएनएस खरीदी नहीं है तो इसको ज़रूर खरीद लें। बुक मिल जाए, डायरेक्ट मिल जाए या जो भी मिल जाए, आप लोग इसको ज़रूर खरीदें, क्योंकि जो आप लोग यूनिक वगैरह पढ़ रही हैं, फिर अगर आप आईपीसी वाला कोई मैटर पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बीएनएस में तो सिर्फ सेक्शन ही बदल गए हैं, तो वो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, बीएनएस और आईपीसी में दोनों में बहुत अंतर है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें वही हैं आए, ये भी मैं जानता हूँ, तो इसको मतलब बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या बदला है क्या नहीं बदला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट इसका ज़रूर खरीद लें, क्योंकि सेक्शंस बदल गए हैं। हो सकता है जो आप लोग यूनिक पढ़ रहे हो या फिर जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो उसमें पुराना वाला सेक्शन लिख दिया हो। ठीक है, तो ये एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बीएनएस एक ऐसा पेपर है, यानी कि आईपीसी जिसको बोलते थे आप लोग पहले, लेकिन अब हम इसे बीएनएस बोलेंगे। ठीक है, आगे याद रखना बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप लोगों को सेक्शंस भी लिखने होते हैं और आप लोगों को केस स्टडीज भी यहाँ पर देनी होती है। ठीक है, केस भी आप लोगों को लिखना है और सेक्शन भी आप लोगों को लिखने हैं। केस भी ऐसे नहीं लिखना है कि मतलब कुछ भी जोड़ दिया किसी भी लाइन में, कहीं से कुछ भी लिख दी रामायण सिंह। विद केस साइटेशन आप लोगों को लिखना है। केस साइटेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि केस साइटेशन क्या होती है, कि पार्टी का नाम आना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, वर्सेस ठीक होना चाहिए उसका, और उसके बाद उसकी एआईआर आनी चाहिए, एआईआर के बाद उसका जर्नल आना चाहिए कि वो कौन सी जर्नल में लिखा गया है। ठीक है, ये एससी है या फिर एससी है या OALL है, यानी ऑल इंडिया रिपोर्टर, या फिर जो भी आप लोगों के पास मतलब क्वेश्चन, जो अभी आपके पास केस हो उसका जो भी मतलब एआईआर हो वो क्लियर होना चाहिए, उसका जर्नल क्लियर होना चाहिए, जिसको हम केस साइटेशन बोलते हैं। ठीक है, तभी इसमें नंबर अच्छे आते हैं आप लोगों के, और आगे भी आते रहेंगे। अगर आप लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे जिनमें केस स्टडीज मांगी जाती है, उनमें केस साइटेशन अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो नंबर आप लोगों के 101% उसमें अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का यूनिट 1 है, यूनिट 1 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रिया। ठीक है, मेंस रिया जो है सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, उन्होंने सबसे फर्स्ट में रख दिया कि मन स्थिति क्या है, कि आदमी एक अपराध करता है लेकिन उसका मन भी होना चाहिए वो अपराध करने के लिए, तभी उसको सजा मिलती है। कुछ ऐसी इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। कोई बात नहीं, वो आप लोग अगर याद रखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया में क्या इन्होंने कहा है। ठीक है, उसके बाद क्राइम। तो क्राइम जो है यहाँ पर अगर सिलेबस से आप लोग याद करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं सिलेबस से भी बताऊंगा, प्लस आप लोगों को जो आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, जो जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनको भी आके यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। स्क्रीनशॉट आप बाद में ले सकते हैं, शुरू में स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ने ना बैठें, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, फिर वो बेकार ही रहेंगे, यही कहोगे कि एग्जाम में कुछ नहीं आया। सबसे पहली मैंने आप लोगों को बताई कि यूनिट 1 में प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया, उसके बाद क्राइम, क्राइम का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट, इंपॉर्टेंस, स्टेज ऑफ क्राइम एंड थ्योरी ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेक्शन संगठित अपराध। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन से जो भी मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि संगठित अपराध क्या होता है, तो वो सेक्शन 2 में दिया हुआ है, तो वो जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 में भी जो भी उसका सब सेक्शन दिया हुआ है, ABCD जो भी है, वो भी अच्छे से आपको लोगों को याद रखना है। ठीक है, चोरी, डकैती और जितने भी सारी मैं आगे यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, वो सबकी जो डेफिनेशन होगी वो सेक्शन 2 में दी होगी, तो उन डेफिनेशन को जरूर अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आतंकवाद का अपराध, आतंकवादी अधिनियम। ठीक है, वैसे ये तो फर्स्ट टाइम जोड़ा गया है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इसमें से नहीं आएगा, फिर भी आप लोग देख लेना अगर आप लोगों को मिल जाए तो। उसके बाद दंड की परिभाषा, प्रकार और सिद्धांत। यूनिट 2 में यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन दिए हुए हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है,
उसके बाद सुपेरियर ऑर्डर और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तथ्य की गलत धारणा, तुच्छ कार्य सद्भावना में किया गया कार्य, निजी बचाव यानी पर्सनल डिफेंस, जिसको प्राइवेट डिफेंस भी बोलते हैं। प्राइवेट डिफेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केस स्टडीज को जरूर याद करना है ना इसमें, क्योंकि पूछे जाती हैं केस स्टडीज। उसके बाद यूनिट 3 में यहाँ पर जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी दी हुई है, कॉमन इंटेंशन है सेक्शन 3 अंडर 5 और 9 में। सेक्शन 190 में कॉमन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, राइटिंग यानी दंगा दिया हुआ है। एफरे उसमें भी दंगा दिया हुआ है, ये बलवा होता है, ठीक है। एफरे यानी बलवा होता है और राइट यानी दंगा होता है, ठीक है। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, सेक्शन 196। छोड़ देना इसको, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। उसके बाद अगला जो आपका है यूनिट 4 है, यहाँ पर महिलाओं और बच्चों के अपराध दिए हुए हैं, महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध दिए हुए हैं, ठीक है। वुमेन्स एक्ट जिसे CAW बोलते हैं, और पॉक्सो बच्चों को यानी कि पॉक्सो में पूछा जाता है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, वैसे डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि कैसे पूछा जाएगा ये। उसके बाद यूनिट 5 में दिया हुआ है कि मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, मर्डर हो गया, ठीक है, चोट पहुंचाना हो गया, अपहरण हो गया। अभी यहाँ पर देखो अपहरण की दो चीजें दी हुई हैं, एक अपहरण और एक अपहरण, दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पर किडनैपिंग है, एब्डक्शन लिखा हुआ है। तो किडनैपिंग क्या होती है और एब्डक्शन क्या होती है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। किडनैपिंग माने भी अपहरण करना होता है और एब्डक्शन माने भी अपहरण करना होता है। किडनैपिंग में बच्चे का अपहरण होता है और एब्डक्शन में जो 13 साल या 18 साल से ऊपर के होते हैं उनका यहाँ पर अपहरण होता है, ठीक है। यानी कि उनका एब्डक्शन होगा और किडनैपिंग होती है जिनकी जो बच्चे होते हैं। हम आमतौर पे यही बोल देते हैं कि किडनैपिंग हो गई, लेकिन किडनैपिंग तो बच्चे की होती है ना। बच्चा अगर किडनैप हो रहा है तो उसको किडनैप बोलेंगे, लेकिन अगर बड़ा किडनैप हो गया है तो उसको एब्डक्शन बोलते हैं, ना कि किडनैप बोलते हैं। उसके बाद यूनिट 6 में यहाँ पर दिया हुआ है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी थेफ्ट हो गई, एक्सटॉर्शन हो गई, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मिस चीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, डिसऑनेस्ट। ये जो पूरी की पूरी यूनिट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, चाहे शॉर्ट में पूछे जाएं, चाहे लॉन्ग में पूछे जाएं, या फिर वेरी लॉन्ग में पूछे जाएं, इसी यूनिट से ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये लास्ट वाली यूनिट जो है आपकी, ये वाली जो मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, यानी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, इससे पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम इंपॉर्टेंट की बात करें, जैसे कि हम हर बार करते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है क्राइम एंड स्टेटस का। उसके बाद आपराधिक दायित्व यानी क्रिमिनल लायबिलिटी, आपराधिक ट्रेसपास, आपराधिक दुरुपयोग, ठीक है, आपराधिक साजिश, सामान्य इरादा, गैर कानूनी सभा, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। इससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनलॉफुल असेंबली यानी कि गैर कानूनी जमाव, ये सभा यहाँ पर लिख दिया गया है, सभा नहीं है, गैर कानूनी जमाव, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगली जो स्लाइड्स में है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी गलत तरीके से रोका गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी गलत कारावास, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अबेटमेंट यानी उकसाना। उसके बाद यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक मेरी जो फेवरेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये दो क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, और मैं इनको देख रहा हूँ कि ये हर बार किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं। या फिर जैसे ही तो मैंने लिखा है ये वैसे का वैसे ही पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि इसकी केस बता देंगे कि आपको इसका केस के बारे में बताना है कि कौन सा मतलब सेक्शन के अंदर आता है उसके बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। मतलब हर हत्या गैर इरादतन हत्या है, लेकिन हर गैर इरादतन हत्या नहीं होती है। ये हमें आपको केस से बताना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक मैगजीन दी हुई है, एक्टस नॉन फासिड रेम नेसी मैंसेट रिया, यहाँ पर पूरी तरीके से मैंसरिया की बात की हुई है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ रखी है तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से याद कर लें, अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर याद कर लें। ये दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी तरीके से पूछे ही जाएंगे, इससे रिलेटेड जरूर कोई ना कोई दो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। उसके बाद यहाँ पर डेफोमेशन, थेफ्ट एंड रॉबरी, किडनैपिंग यानी किडनैपिंग और एब्डक्शन, यहाँ पर अपहरण और अपहरण आ गया। किडनैपिंग और एब्डक्शन मैंने आपको बताया कि क्या होता है। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, आपराधिक बल और हमला। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मन की अस्वस्थता। अब यहाँ पर जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ जो मतलब मर्डर कर दिया किसी ने, मान लीजिए कि किसी ने मर्डर कर दिया, वो ए है और ए जो है वो अनसाउंड माइंड है, मतलब उसका दिमाग जो है बिल्कुल ठीक नहीं है,
तो उसके पास क्या राइट्स हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या उसको सजा हो सकती है, वो सब हमें बताना होता है। ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन पूछा जाएगा, तो एडल्ट्री यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद राइट एंड रेफरी यानी दंगा और झगड़ा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इनको आप लोग विद डेफिनेशन याद करें, विद सेक्शन याद करें, विद केस स्टडीज याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें से ही आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर याद रखें जो मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर आप लोगों को उनकी डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ इनके सेक्शन ज़रूर याद करने हैं जितने भी मैंने बताए हैं, और उनके साथ अगर आप लोगों को केस स्टडीज अगर मिल जाए तो ज़रूर आप लोगों को याद करनी है, चाहे 4 लाइनों के ही मिले केस स्टडी, लेकिन लिखनी ज़रूर है। ठीक है, उससे आप लोगों के नंबर जो हैं, जो कॉपी की मतलब एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो बढ़ जाता है। कि एक तो होता है कि भाई लिख रहा है एक बच्चा रामायण बैठ के, और एक होता है कि भैया उसकी कॉपी देख के ऐसा लगता है कि इसने वाकई में लॉ की पढ़ाई की है। ठीक है, चाहे भले ही वो गेस्ट पेपर से पढ़ रहा हो, लेकिन अगर केस स्टडीज वगैरह सब आ गए ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है आप लोगों के मतलब अच्छे नंबर पाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट है। उसके इधर से फिर ये सिलेबस वगैरह शुरू हो चुका है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।